हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं। राइट। सो इन द लास्ट लेक्चर, इन द लास्ट वीडियो, हम लोगों ने कुछ चीज़ों के बारे में बात किया था रिगार्डिंग हार्डी, in relation to Hardy-Weinberg principle. What were they? We talked about allelic frequency, we talked about genotypic frequency, we talked about calculation of these both frequencies, और हमने बात की थी इंट्रो ऑफ Hardy-Weinberg principle, right? So I hope before coming to this video, सबने वो वीडियो देख लिया है and everybody is comfortable with the concept of allelic frequency, genotypic frequency और the basic introduction of Hardy-Weinberg principle. क्योंकि बिना allelic और genotypic frequency के बारे में जाने हम लोग Hardy-Weinberg principle पे नहीं जा सकते. So if you've seen it, well and good. अगर नहीं देखा है, please go to part 1 and see that before you come here, right? Okay, so let's start. Again, I'll just give a brief intro of Hardy-Weinberg principle to jog up your memory. Hardy-Weinberg were two scientists जिन्होंने अलग-अलग independently एक mathematical relationship दिया between the allelic and the genotypic frequencies of a population, right? तो Hardy-Weinberg principle था क्या? It is a mathematical expression या एक mathematical relation between the allelic and the genotypic frequencies of a population. यही बात हमने की थी कि it is nothing but a relationship between the allelic and the genotypic frequencies of a population. और अगर हमें किसी population की allelic frequency के बारे में पता है तो it will help us in predicting the genotypic frequency. It helps in predicting the genotypic frequency of a population whose allelic frequencies या विद द हेल्प ऑफ allelic frequencies हम बोल सकते हैं. ठीक है. तो अगर हमें किसी पॉपुलेशन की allelic frequencies पता है तो हम उसकी हेल्प से उस पॉपुलेशन की जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल. ठीक है. तो अब ये होता क्या है और कैसे वर्क करता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. देखो, लेट्स अज्यूम दैट या सो लेट्स अज्यूम दैट हमें allelic frequencies के बारे में पता है. तो हम ये मान लेते हैं कि देयर इज अ सेक्सुअली reproducing diploid population. ठीक है. ये क्यों इम्पोर्टेंट है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग? क्योंकि हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल इसके लिए अप्लाई होता है. डिप्लॉयड क्यों मैंने यहाँ पे लिखा है? क्योंकि हम एक ऐसा लोकस कंसीडर करेंगे जिसके सिर्फ दो ही एलील्स होंगे. ठीक है. तो मैं दो एलील्स मान लेती हूँ. That is capital A and small a for a particular locus. तो हम एक कोई ऐसी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, जो डिप्लॉयड है, मतलब जिसमें हर एक जीन के पास दो एलील्स है. ठीक है. और वो दो एलील्स कौन से हैं? कैपिटल ए एंड स्मॉल ए फॉर अ पर्टिकुलर लोकस. ठीक. और हम मान लेते हैं कि इस पॉपुलेशन में द फ्रीक्वेंसी of capital A allele is P and the frequency of small a allele is Q. ठीक है. हमने ये कंसीडर कर लिया. अब हम इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पनेट स्क्वायर. आई होप पनेट स्क्वायर सबको पता है.
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एग की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम स्पर्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर। ओके, तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि half of the alleles will have capital A allele and half of them will have small a allele, right? So P would be the frequency of capital A allele and Q would be the frequency of small a allele. यहाँ तक I hope किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी. Similarly, half of the sperms will have capital A allele. So P is equal to frequency of capital A and half of the sperms will have small a allele. अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे क्लियर कर दें कि ये जो भी लोकस है दैट इज अ ऑटोजोमल लोकस फॉर अ पर्टिकुलर ऑटोजोमल लोकस। ठीक है, ऑटोजोमल है तो स्पर्म एग दोनों के पास इक्वल फ्रीक्वेंसीज में हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इस वाले स्क्वायर में कैपिटल ए होगा, इस वाले स्क्वायर में कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, इसमें भी कैपिटल ए स्मॉल ए होगा और इसमें स्मॉल ए होगा। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हम ये देखो, ए की फ्रीक्वेंसी थी पी, एक और ए की फ्रीक्वेंसी भी है पी, तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आती है। Similarly, in this square इस capital A की frequency थी P, small a की frequency थी Q, तो ये PQ हो जाएगा। थर्ड स्क्वायर में अगेन कैपिटल की frequency थी P, स्मॉल की frequency थी Q, तो PQ हो जाएगा। ये AA, इसमें देखो स्मॉल a की frequency थी Q, स्मॉल a की frequency थी Q, तो ये क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है, लेट्स ट्राई टू सम इट अप। अगर मैं यहाँ पे जीनोटाइप की बात करूं और यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, तो जीनोटाइप जब ए है, ए जीनोटाइप होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, पी स्क्वायर है। जब कैपिटल ए स्मॉल ए जीनोटाइप है तो पी क्यू एंड पी क्यू, दैट मीन्स पी क्यू प्लस पी क्यू, टू पी क्यू बोल सकती हूँ। जब जीनोटाइप स्मॉल ए है तो the frequency is q square. So that is how we calculated genotypic frequencies. ये सारी जीनोटाइप की frequencies हैं तो इसको मैं जीनोटाइपिक frequency बोल सकती हूँ। So that is how we calculated genotypic frequencies using allelic frequencies. ये P और Q क्या थी? They were allelic frequencies. हमने ऊपर ही बात की है। और ये जो P square, 2PQ, Q square आया है, they are genotypic frequencies. तो हमने genotypic frequencies को calculate किया using allelic frequencies, and that was the entire point of Hardy-Weinberg equilibrium. I hope सबको समझ में आया होगा। तो ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द एलीलिक फ्रीक्वेंसी एंड द जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने बोला है द रिलेशनशिप बिटवीन एलीलिक एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, दैट इज पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन जो है वो तीन ही तो जीनोटाइप से बनी हो सकती है, या तो कैपिटल कैपिटल होगा, या तो हेटेरोजाइगस होगा, या तो स्मॉल ए होगा, राइट? तो ये तीनों जो जीनोटाइप्स हैं वो मिलके उनका फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा 1 होगा। तो ये जो रिलेशनशिप है या ये जो एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन। This expression is known as Hardy-Weinberg equation.
So I hope with this everybody has been able to understand कि Hardy-Weinberg equation क्या है. It simply is p square plus 2pq plus q square is equal to 1, where p square is the genotypic frequency of capital A genotype, 2pq is the frequency of the heterozygous, that is capital A small a genotype, and q square is the genotypic frequency of small a genotype, right? P was the allelic frequency of capital A and Q was the allelic frequency of small a allele. So that is Hardy-Weinberg equation. हम Hardy-Weinberg equation तक पहुंच गए हैं. Now let's move to what Hardy-Weinberg equilibrium has to say, right? तो Hardy-Weinberg equilibrium again very easy. Simply जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि Hardy-Weinberg जो है वो कुछ assumptions पे काम करता है. It works on certain assumptions और वो assumptions जो भी हैं जो हम इसके बाद देखने वाले हैं. Hardy-Weinberg प्रिंसिपल क्या बोलता है? Hardy-Weinberg प्रिंसिपल ये बोलता है, या फिर आप इक्विलिब्रियम बोल सकते हो. Both the terms represent the same meaning, so no need to get confused. Hardy-Weinberg equilibrium या principle क्या बोलता है? That if the assumptions of Hardy-Weinberg principle are met, जो हम अभी पढ़ेंगे, हमने अभी तक देखी नहीं है, हम देखेंगे. तो वो बोल रहा है कि अगर वो सारी assumptions पूरी होती हैं, अगर हमारे पास कोई एक ऐसी population है जिसके अंदर ये सारी assumptions पूरी हो रही हैं, तो क्या होगा? द जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज the genotypic frequencies at the time of fertilization are preserved. मतलब जो भी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज थी एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो रही है, वो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो कंजर्व्ड रहेंगी. मतलब वट एवर वॉज द जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी एट दैट टाइम, द सेम जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी विल बी प्रिजर्व्ड एंड मेंटेन्ड फॉर द सब्सीक्वेंट जनरेशंस एज वेल. हिंदी में जो भी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट थी उस पॉपुलेशन में जब फर्टिलाइजेशन हुआ, वही सेम जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज मेंटेन रहेंगी थ्रू आउट. जब अगली जनरेशन होगी उसके पास भी वही सेम जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट रहेंगी. दिस इज व्हाट वाज said by Hardy-Weinberg principle और equilibrium. इसकी definition को हम पूरा कर लेते हैं. The genotypic frequencies at the time of fertilization are preserved, and when the next generation reproduces, जब नेक्स्ट जनरेशन भी रिप्रोड्यूस करेगी, these frequencies will still be maintained in the offspring. यही मैंने बोला कि जो भी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज हैं इस टाइम पे, जिस पॉपुलेशन की हम बात करें, जब वो पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस कर रही है, जब वो पॉपुलेशन में फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो जो भी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज है वही जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज मेंटेन रहेंगी आगे आने वाली जनरेशन्स में भी. उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें भी सेम ही जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज होंगी. उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उनमें भी सेम ही जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज रहेंगी. दैट इज हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम. आई होप कि मैं समझा पाई हूँ. ठीक है. तो जब हमारी पॉपुलेशन हार्डी-वीनबर्ग में मेंटेन्ड है,
when the population is in Hardy-Weinberg equilibrium. So the genotypic frequencies are, जो कि हमने अभी बात की थी, v square plus 2pq plus q square which is equal to 1. ठीक है, दिस इज द कंडीशन. अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो इसको हम एक तरीके से और रीराइट कर सकते हैं विच इज p प्लस क्यू का होल स्क्वायर. ठीक है, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दैट ऑल्सो. आई होप दिस मच इज क्लियर. यहाँ पे ये जो p स्क्वायर है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जीनोटाइप. 2pq जो है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस phenotype और ये जो q स्क्वायर है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए जीनोटाइप. आई होप यहाँ तक हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम समझ आ गया होगा. दैट इज द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम. लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज द अजम्पशंस ऑफ हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, जिसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दीज अजम्पशंस. जो पहली अजम्पशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन इज that the population should undergo random meeting. Let me now write that down for you all. So we are studying about the assumptions of Hardy-Weinberg principle. Mind it, only when these assumptions are met, Hardy-Weinberg principle holds. अगर ये assumptions पूरी नहीं होंगी तो हम नहीं बोल सकते that Hardy-Weinberg equilibrium में ये population है. ठीक है, तो क्या assumptions हैं? पहली, as I just said, is that not non-random, it would be random meeting. रैंडम मीटिंग का क्या मतलब है? That everybody should have a chance of meeting with everybody. Each individual in a population has equal opportunity of meeting with other individual. Of that population. क्या बोल रहे हैं? रैंडम मीटिंग का मतलब ये है कि हर एक इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो उस पॉपुलेशन के किसी भी दूसरे इंडिविजुअल के साथ मेट कर सकता है. कुछ भी ऐसे पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए दैट दीज टाइप ऑफ पीपल या दीज टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स विल ओनली मेट विद these type of individuals. Nothing of that sort should happen. It should be random meeting. Every individual has an equal chance of meeting with every other individual. तभी क्या होगा? इक्वल जीन्स का फ्लो हो पाएगा, इक्वल अलील्स का फ्लो हो पाएगा. जब कोई भी नॉन रैंडम या सेलेक्टिव मीटिंग नहीं हो रही. अगर सेलेक्टिव मीटिंग होगी तो क्या होगा? अगर एक ही तरीके के, फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूं दैट देयर इज अ पॉपुलेशन जहां पे कैपिटल ए वाले फिनोटाइप को ही फेवर किया जाता है, इसके साथ ही सिर्फ मीटिंग होती है, तो क्या होगा? एवरीबडी विल मेट विल दिस पर्टिकुलर फिनोटाइप. तो ये वाला फिनोटाइप ज्यादा हो जाएगा इवेंचुअली और स्मॉल ए वाला कम हो जाएगा या फिर बिल्कुल डिलीट भी हो सकता है. डिलीट नहीं होगा क्योंकि हेट्रोजाइगस में प्रेजेंट होगा, बट बहुत रिड्यूस हो सकता है. स्मॉल ए वाले रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि कोई इनके साथ मेट ही नहीं कर रहा. तो इक्वल जो है जीन्स का फ्लो नहीं होगा, इसीलिए रैंडम मीटिंग होनी चाहिए. कोई प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए that these type of individuals will only meet with these type of individuals. एकदम रैंडम मीटिंग होनी चाहिए, हर कोई हर किसी के साथ मेट कर सकता है. ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट अजम्पशन ऑफ हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल. आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा. और ऐसी पॉपुलेशन जिसमें रैंडम मीटिंग हो रही होती है
ऐसी पॉपुलेशन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज पैन मिक्टिक population. A population undergoing random mating is known as pan-mictic population. ठीक है, तो अगर कहीं पे आपको ये वर्ड स्पेसिफिकली आ जाए तो वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट दे आर रेफरिंग टू पॉपुलेशन जिसमें रैंडम मीटिंग हो रही है. सो दैट इज द फर्स्ट assumption ऑफ हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल. ओके ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड assumption. सेकंड assumption क्या है? नो नेचुरल सिलेक्शन. उस पॉपुलेशन में कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए. नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस in which a particular phenotype and thus genotype, 10 भी लगा लो यहाँ पे, and thus a genotype is preferred. नेचुरल सिलेक्शन यही होता है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर फिनोटाइप जो होता है विच इज बेटर इन सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, वही फेवर होता चला जाता है. तो जो अच्छा फिनोटाइप है उसका एक अच्छा जीनोटाइप भी तो होगा. तो दैट मीन्स कि वही वाला जीनोटाइप बार बार फेवर हुए जा रहा है. तो अगर एक जीनोटाइप को फेवर या प्रेफरेंस मिलेगी तो ऑब्वियसली वो ज्यादा प्रेवलेंट होगा और दूसरा वाला कम प्रेवलेंट होगा, दूसरा वाला रिड्यूस होता जाएगा. तो एक इक्विलिब्रियम तो इस्टेब्लिश नहीं हो सकता. तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी पॉपुलेशन को हम बोल रहे हैं हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल में वो है, उसमें कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा, किसी एक जीनोटाइप को या किसी एक फिनोटाइप को प्रेफरेंस नहीं मिल रही ओवर द अदर वन. ठीक है, तो हम मानते हैं दैट ऑल द इंडिविजुअल्स हैव इक्वल all the individuals have equal viability and fertility. सबके पास सेम ही सर्वाइवल किट है, किसी के पास अच्छी किसी के पास बुरी नहीं है. ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं फटाफट से. all the genotypes are equal in viability. viability का मतलब क्या हो गया? in survival and fertility. fertility का मतलब क्या हो गया? in reproduction. कोई भी एक जीनोटाइप को हम फेवर नहीं कर रहे, सारे जो जीनोटाइप्स हैं वो इक्वल हैं इन वायबिलिटी, हर कोई इक्वल सर्वाइवल प्रोवाइड कर रहा है और हर कोई इक्वल फर्टिलिटी यानी कि रिप्रोडक्शन के चांसेस भी प्रोवाइड कर रहा है. किसी एक पर्टिकुलर जीनोटाइप के लिए कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा. दैट इज द सेकेंड assumption of Hardy-Weinberg principle. Let's move to the next assumption, which is, just a second, let me select my pen. Yeah, the next assumption which says that there should be no mutation. उस पॉपुलेशन के अंदर कोई भी म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए. ओके, तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो भी हमारी पॉपुलेशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए. देखो, छोटी मोटी म्यूटेशन होती है, चलता है, इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. लेकिन अगर ज्यादा म्यूटेशन हो रही है और एक ही लोकस पे बार बार हो रही है तो क्या होगा? म्यूटेंट अलील्स भी तो बढ़ने लग जाएंगे. एक अलील ए था, एक अलील स्मॉल ए था, बार बार म्यूटेशन हो रही है, एक और अलील आ गया ए डैश. ये तो हमारे पिक्चर में नहीं था ना. तो ये हमारे इक्विलिब्रियम को खराब करेगा क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे जिनके पास ये वाला अलील होगा अगर बार बार म्यूटेशन होगी. वी डू नॉट वांट दैट. इसीलिए हम कंसीडर करके चलते हैं कि जो भी हमारी ये पॉपुलेशन है उसके अंदर म्यूटेशंस नहीं हो रहे. ठीक है, सो वी कंसीडर दैट द पॉपुलेशन इज नॉट अंडरगोइंग so many mutations. ठीक है, if a particular locus
undergoes high mutation there will be steady increase in the number of mutants in the population. आई होप यहाँ तक ये तीनों assumptions अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. So the next assumption is that there should be no migration. माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब जो भी एक उस पॉपुलेशन के लोग हैं उस पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स जो भी हैं दे शुड नॉट माइग्रेट दे शुड नॉट लीव देयर पॉपुलेशन एंड गो टू अनदर पॉपुलेशन. उन्हें अपना ग्रुप अपना पॉपुलेशन छोड़ के कहीं और नहीं जाना है. ऐसा क्यों नहीं होना है? बिकॉज ऑब्वियसली अगर लोग अपनी पॉपुलेशन छोड़ के कहीं और चले जाएंगे इट वुड लीड टू चेंज इन एलीलिक एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज. ऑब्वियस सी बात है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर हम चलो सेम ही एग्जाम्पल ले लेते हैं. कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी 114 है. कैपिटल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी 76 है. स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी 10 है. ठीक है 200 लोगों की पॉपुलेशन के अंदर. तो इसमें से अगर मैं ये मान लूं कि ये जो हेटेरोजाइगस होमोजाइगस रिसेसिव वाले जो लोग थे यहाँ पे 50 लोग और आ गए. 50 माइग्रेटेड. तो ये जो स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी है ये तो चेंज हो जाएगी ना. यस और नो. ऑब्वियस सी बात है. जहाँ पे पहले 10 अपॉन टोटल हो रहा था वहाँ पे 60 अपॉन टोटल होगा तो ऑब्वियसली द फ्रीक्वेंसी विल चेंज. तो हम ये मान के चलते हैं. ये किसका केस था? ये तो एम माइग्रेशन का केस था. मतलब पॉपुलेशन के अंदर लोग आ रहे हैं. अब ई माइग्रेशन का केस भी हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि ये 76 में से 50 लोग ई माइग्रेट कर गए बाहर चले गए. तो अब हेटेरोजाइगस कितने बचे? 50 76 माइनस 50 बचे 26. तो that is how migration affects the allelic and the genotypic frequency. इसीलिए जब हम हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में किसी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि उसके अंदर कोई भी माइग्रेशन नहीं हो रही है. जो जहाँ पर है वो वहीं पे है. ना एम माइग्रेशन हो रहा है ना ई माइग्रेशन हो रहा है. I hope that is clear. The last assumption that we take while talking about Hardy-Weinberg equilibrium is that there is a very large population size. Population size जो है वो बहुत बड़ा है. Large population size क्यों हमें चाहिए? स्लैश करके हम लिख देते हैं no genetic drift. आई होप हमको जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब पता है. जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है कोई भी चेंज इन द एलीलिक एंड जीनिक फ्रीक्वेंसीज जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज बिकॉज ऑफ एनी नेचुरल कैलेमिटी. फॉर एग्जांपल देयर वाज अ बिल्डिंग. उस बिल्डिंग में आग लग गई. देयर इज फायर इन दैट बिल्डिंग. तो बहुत सारे लोग मर गए. तो एलीलिक एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी विल शफल राइट बिकॉज इट्स अ चांस थिंग. हो सकता है कि एक पर्टिकुलर जीनोटाइप वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट था तो वो पर्टिकुलर जीनोटाइप का ज़्यादा लॉस हो गया. तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन साइज है वो बहुत बड़ा है ताकि उसके अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो इफेक्ट है वो बहुत कम होना चाहिए. ठीक है. वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ चांस इवेंट्स. फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एक जो एग्जाम्पल दिया हम ये कंसीडर करके चलते हैं ना. देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ लेट्स से 2 लाख पीपल. ठीक है. यहाँ पे देयर इज अ फायर in which let's say 1000 people या 100 people died. क्या इस पॉपुलेशन को या इसकी एलीलिक या जीनिक फ्रीक्वेंसी को कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा? आई डोंट थिंक सो. 2 लाख में से 100 पीपल उनके पास कोई इतना स्पेशल जीनोटाइप नहीं होगा जो हमारी पॉपुलेशन को हिला दे. यहीं पे अगर एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें n है 150. इसमें अगर एक फायर लगी in which 100 people died
तो आप समझ सकते हो दैट देयर वुड बी अ ग्रेट लॉस ऑफ एलीलिक एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज। हो सकता है कोई एलील कंप्लीटली वाइप आउट हो जाए, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि लार्ज पॉपुलेशन साइज है ताकि जेनेटिक ड्रिफ्ट कम हो या फिर कोई भी चांस इवेंट है तो उसका इफेक्ट कम फील हो सके। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि अगर कोई पॉपुलेशन हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में हम बोल रहे हैं तो उसके अंदर जो पॉपुलेशन का साइज है वो बहुत बड़ा है। आई होप ऑल ऑफ दीज assumptions आर क्रिस्टल क्लियर, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो एट लास्ट हम ये बोल सकते हैं दैट हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, लेट मी राइट इट डाउन ऑल्सो, हम ये बोल सकते हैं दैट हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम holds true for infinitely large, जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए, रैंडमली मीटिंग, पॉपुलेशन में रैंडम मीटिंग होनी चाहिए, नो randomly large population where there is नो म्यूटेशन, उस पॉपुलेशन में म्यूटेशन नहीं हो रही है, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, एंड नो माइग्रेशन, कोई भी माइग्रेशन नहीं हो रही है। Such a population can be said to exist in Hardy-Weinberg equilibrium, और ऐसी अगर एक पॉपुलेशन है तो उसके अंदर हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन लगेगा, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल होल्ड करेगा। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि ऐसी कोई पॉपुलेशन है तो उसकी जो एलीलिक फ्रीक्वेंसीज हैं वो जनरेशन बाय जनरेशन चेंज नहीं होंगी, दे विल रिमेन कांस्टेंट। ऑल्सो जो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज हैं वो भी हम इसकी एलीलिक फ्रीक्वेंसीज से इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। आई होप हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। In the next video that I'll put, make you solve some numericals related to Hardy-Weinberg equilibrium, which are very very important. So please go through that, and after that you will be crystal clear with this topic. Okay, with that I'll end this video. If you want the notes of this topic, you can join my channel Biology Lounge, जहाँ पे I will upload the notes, the PDF of these notes जो मैंने अभी आप लोगों के साथ बनाए हैं। तो आप यहाँ से इसको रेफर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। Okay, have a very good day. Happy learning. Bye bye.